अप्रैल 2023 में भारत ने चीन को पॉपुलेशन के नजरिए से सरपास किया। इतिहास इस बात का गवाह है कि बढ़ती आबादी हमेशा से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्पार्क करती रही है। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद भारत ने आने वाले समय में चाइना को सरपास करके सुपर पावर बन सकता है। जब भी यह डिबेट उठता है तो ली कुआन यू जरूर याद किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ली कुआन यू है कौन? ये सिंगापुर के फॉर्मर पीएम हैं। इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ काम किया है। इनकी स्ट्रॉन्ग चाहत रही थी कि इंडिया एक बड़ी पावर बने ताकि चाइना को एशिया में बैलेंस किया जा सके। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम एलिसन ने जब ली कुआन यू से एक बार पूछा कि क्या इंडिया नेक्स्ट चाइना बन सकता है, तब ली कुआन यू ने निराशाजनक रिप्लाई देते हुए कहा था कि भारत और चीन को एक ब्रेथ पर कंपेयर नहीं किया जा सकता। इंडिया सिर्फ कंट्री ऑफ द फ्यूचर हो सकता है जिसका फ्यूचर कभी अराइव नहीं होगा। यहाँ पर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ली कुआन यू ने ऐसा क्यों कहा? इंडिया की राइज के पीछे क्या एजर्शंस दिए जाते हैं? क्या ये एजर्शंस रीजन से सफिशिएंटली बैक्ड हैं? ऐसे ट्रेंड के क्या कारण हैं? अमृत काल में भारत का क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले इसके एजर्शंस को देखते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को नेक्स्ट सुपर पावर के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। फर्स्ट, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि अप्रैल 2023 में भारत चाइना को पॉपुलेशन के नजरिए से सरपास कर चुका है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्ट्रेंथन करता है, जो कि इकोनॉमिक एम्प्लीफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के पास एक बड़ा वर्कफोर्स होगा जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। सेकंड, इस डेमोग्राफिक को बूस्ट कर रहा है हाई बर्थ रेट। भारत का बर्थ रेट चाइना के बर्थ रेट से ऑलमोस्ट डबल है। हाल ही में प्रकाशित बुक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स में भारत के भूतपूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन कहते हैं कि आने वाला समय चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड का डिक्लाइन होगा, इसलिए अभी के समय को स्ट्रेटेजिक विंडो के तौर पर देख रहा है। इसमें एजर्टिवनेस के थ्रू चाइना बाउंड्रीज को अपने हिसाब से सेटल करने में लगा हुआ है। थर्ड, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के नजरिए से देखें तो भारत ने चाइना को कहीं न कहीं पीछे छोड़ा है। पिछले 2 सालों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.1% रही है, वहीं चाइना की मात्र 4.5% रही है। इसके अलावा भारत और चाइना के वेज डिफरेंट रहे हैं। भारत और चाइना ने जहां भी एक दूसरे को कम्पीट किया है वहां भारत की लेजिटिमेसी हाई रही है। उदाहरण के तौर पर चाइना की सिग्नेचर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थ्रू आउट द वर्ल्ड बैकलैश झेल रही है। लोकल लोगों में इसका एक खासा विरोध रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया का अप्रोच हमेशा से बॉटम अप रहा है, वहीं चाइना का अप्रोच टॉप डाउन रहा है। अगर इंडिया अफ्रीका में जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है तो वहां के लोगों को एम्पावर करता है, जबकि चाइना अपने लोगों को लेकर वहां जाता है। अब चलते हैं दूसरे पिलर की तरफ। क्या सच में भारत चाइना को बीट कर रहा है? अभी के लिए आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। फर्स्ट, चाइना और इंडिया के बीच इकोनॉमिक गैप बहुत हाई है। इकोनॉमिक एसिमेट्रिसिटी का नतीजा यह है कि चाइना की जीडीपी साइज लगभग 17.7 ट्रिलियन डॉलर का है, वहीं भारत की जीडीपी साइज लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर का है। अभी जिस रेट से इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है उससे यह उम्मीद लगाना बेईमानी हो गई कि हम लोग जल्द ही चाइना को बीट कर रहे हैं। सेकंड, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में भारत और चाइना के बीच असिमेट्रिसिटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत सिर्फ अपनी जीडीपी का 0.7% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है, वहीं चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगभग अपनी जीडीपी का 2% खर्च करता है। एक तो जीडीपी इतनी बड़ी है, ऊपर से शेयर भी भारत से लगभग तिगुना है। इसका असर बिग टेक और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखता है। वर्ल्ड की टॉप 20 बिगेस्ट टेक कंपनीज में 4 कंपनीज चाइना की, यानी लगभग 20% कंपनीज चाइना की है। वहीं भारत की एक भी कंपनी टॉप 20 में नहीं है। इसके अलावा चाइना दुनिया की 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का आधा प्रोड्यूस करता है, वहीं इंडिया सिर्फ 1% ही प्रोड्यूस कर पाता है। थर्ड, अलोंग विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना लगभग
65% पेटेंट्स होल्ड करते हैं, जबकि भारत का योगदान मात्र 3% है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमिक पावर का एक बड़ा पोल होगा। फोर्थ, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन context ऑफ लिटरेसी रेट, इंडियाज परफॉर्मेंस इज लैकिंग। इलिटरेसी रेट भारत में 25% है, वहीं चाइना में सिर्फ 1% है, यानी कि लगभग भारत की 1/4 जनसंख्या अनपढ़ है। दूसरे शब्दों में कहूं तो 1/4 डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्वालिटी पुअर है। एडिशनली प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी के नजरिए से भी भारत पीछे है। फरवरी 2021 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यह अनाउंस किया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी चाइना से इरेडिकेट हो चुकी है। 1980 में चाइना के 90% ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ 1 बिलियन सिटीजन्स वर बिलो वर्ल्ड बैंक थ्रेशोल्ड ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। आज यह संख्या 0 है। वहीं भारत की लगभग 10% जनसंख्या आज भी वर्ल्ड बैंक की थ्रेशोल्ड ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रही है, यानी कि 10% पॉपुलेशन दिन का $2.15 भी नहीं कमा पा रही है। ऐसे में बढ़ते पॉपुलेशन का कोई खास मतलब रह नहीं जाएगा अगर इतनी बड़ी संख्या गरीब होगी। यह प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन करता है। इसके अलावा अंडर नरिशमेंट की स्टैट्स भी अमूमन यही कहानी कह रही है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 16.3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर अंडर नरिश्ड। वहीं यह डेटा चाइना के लिए मात्र 2.5% है, यानी कि सिर्फ 2.5% चाइनीज पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है कंपेयर टू इंडिया के 6.3%। यहाँ पर एक वाजिब सवाल खड़ा होता है कि इतना डिसअपॉइंटिंग फैक्ट आखिर क्यों है। जैसा कि ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बेहद कम, यानी अपने जीडीपी का मात्र 0.7% ही खर्च करता है, जो कि डेवलप्ड कंट्री से बहुत कम है। इसके अलावा ली कुआन यू कुछ रिस्पॉन्स गिनवाते हैं जिसके बेसिस पर वे इंडिया से पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं। वे कहते हैं कि कास्ट सिस्टम मेरिटोक्रेसी का दुश्मन है। हालांकि इस पर मुख्तलिफ राय रखी जा सकती है। कास्ट सिस्टम और रिजर्वेशन का अपना पक्ष है, लेकिन ली कुआन यू इसे अच्छा नहीं समझते। इस पर डिटेल्ड में आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वे भारत के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से भी नाराज थे। वे इंडिया के ब्यूरोक्रेसी को ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर देखते थे। उनके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। साथ ही वे कहते हैं कि भारत के एलिट्स कॉम्पिटिटिव क्लेम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे एथनिक और रिलीजियस डिवाइड देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे चाहे बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो या मणिपुर वायलेंस की, ये कुछ इसके गवाह हैं। इन टॉपिक्स पर भी डिटेल में वीडियो बनाई जा चुकी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। अब चलते हैं चौथे पिलर की तरफ कि भारत को अमृत काल यानी 2023 से 2047 के बीच क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर प्रोपोर्शनेट तरीके से पैसे खर्च करने चाहिए ताकि वर्कफोर्स की क्वालिटी बढ़ाई जा सके। इसके लिए सोशल सेक्टर पर भी स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। इसके लिए लोन वेवर जैसी सस्ती लोकप्रियता से बचना होगा। दूसरी बात, सेकेंडरी सर्विस पर भी फोकस बढ़ानी होगी। भारत की ग्रोथ स्टोरी में आधे से ज्यादा यानी कि 56% शेयर सर्विस सेक्टर का है, जबकि एग्रीकल्चर एंड एलाइड और इंडस्ट्री का शेयर कमोवेश बराबर है, लगभग 20% एंड 26%। अगर इस ग्राफ में देखें तो 21वीं शताब्दी में चाइना का ग्रोथ बढ़ता चला गया, वहीं भारत का मोर और लेस स्टेगनेटेड रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्मूथ नहीं हुई है। ब्रिटिश के पहले शहरों में आर्टिसन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में सब नष्ट कर दिया। आजादी के तुरंत बाद हम लोगों ने सेकेंड 5 ईयर प्लान के अनुसार हेवी इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट कर गए, जबकि महात्मा गांधी ने आगाह किया था कि पहले शहर से गांव के आर्टिसन को स्किल्ड करो और फिर हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ो। थर्ड, इसके अलावा भारत को कॉम्पिटिटिव और ओपन बनना होगा। आरसेप जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन न करके बचने से अच्छा है कि अपने को कॉम्पिटिटिव बनाएं और इकोनॉमिक ग्रोथ की व्हील के आरपीएम को और तेज करें। जिनको आरसेप के बारे में नहीं पता उनको बता दें, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एशियान कंट्री का एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसमें इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, यह कहकर कि इससे भारत की डेयरी इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। फोर्थ, अलोंग विद दिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी compete करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। यूथ को साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए इनकरेज करना होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक से इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशन है।
इसमें पीछे रहने की वजह से हमारा शेयर ग्लोबल गुड एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट स्टेगनेटेड रहा है, वहीं चाइना का साल दर साल बढ़ता गया है। इसलिए इसमें भी बराबर रूप से हमें भाग लेना होगा। इस पूरे डिस्कशन में हमने बात की कि इंडिया के एडजस्टमेंट्स के पीछे क्या कारण दिए जाते हैं, अभी के स्टेट्स क्या कह रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है और भारत के अमृतकाल में क्या करना चाहिए। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can visit my Telegram channel given in the description below. As Dr. Ambedkar rightly says that an idea needs propagation as much as a plant needs watering, otherwise both will wither and die. Therefore, it is your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet shortly with a new topic. Since then, God bless you all.